हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे चल रहेगी। तो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसी का आज पार्ट 2 पे बात करेंगे। इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोमेंटम के टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद आगे टाइप ऑफ फोर्स है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स को डिस्कस करेंगे और नेट फोर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज का लेक्चर रखेंगे, लगभग 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बोलता है क्या, किसी ऑब्जेक्ट है, उसका कितना मास दिया हुआ? 10 kg। गिवन पे लिखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितना दिया हुआ है? 10 kg दिया हुआ। के जी में दिया, ऐसा यूनिट में दिया हुआ, ऐसा यूनिट में बात करते हैं तो सही है। इसके बाद क्या दिया? वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है? मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से मोमेंटम को, मास को एम से, वेलोसिटी को वी से, ठीक है। एरो भी दे सकते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम निकालना है। मास पता है? हाँ पता है, 10 kg। वेलोसिटी कितना पता है? 5। मल्टीप्लाई करेंगे, kg मीटर पर सेकेंड आएगा, 50 kg मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आपका है। कैसे सॉल्व करना है? तो फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला का पहले गिवन में क्या लिखेंगे? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया वो लिखेंगे, और जब वेलोसिटी दिया वो डाटा लिख देंगे। उसके बाद क्या फॉर्मूला अप्लाई किए? मोमेंटम बराबर क्या बताया था मैंने? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। बहुत ईजी था। तो मैं स्क्रीनशॉट लेना ही ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। तो एक नंबर पे बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर से, और इसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। बोलता है बॉडी ऑफ मास 50 kg हैज अ मोमेंटम ऑफ 250 kg मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो इस बार क्या दिया है? इस बार आपको यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 50 kg दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया? इस बार वेलोसिटी, इसका मोमेंटम आपको दे दिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोमेंटम बराबर कितना दिया हुआ है? 250 kg मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी। तो हम क्या जानते हैं? वेलोसिटी बराबर क्या होगा, ये फाइंड करना है। हम क्या जानते हैं? इसका आंसर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पी बराबर क्या होता है? एम इंटू वी होता है। वी निकालना है, वी को निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? पी बटे एम कर लेंगे, बराबर क्या आएगा? वी आएगा। इस फॉर्मूला से आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको आंसर निकाल देता हूँ। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? तो मोमेंटम कितना है? 250, और मास कितना दिया है? 50 kg। इससे ये कैंसिल आउट होगा, 5 टाइम्स में कट गया। कितना आया? 5 kg नहीं आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। यूनिट को भी कैंसिल कैसे करना है? यूनिट यहाँ पे किसका दिया हुआ है? kg मीटर पर सेकेंड था मोमेंटम का यूनिट। अब क्या मास का यूनिट क्या होता है? kg। तो kg से kg कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? मास और मीटर और पर सेकेंड बचा। तो वेलोसिटी निकाल, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आंसर क्या निकल गया? 5 मीटर पर सेकेंड। मैं स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और सॉल्व भी करने की कोशिश किए होंगे, और कई बच्चों का सही भी आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रहा। तब व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। इस बार क्या किया है? मास को ग्राम में दिया हुआ है, जो ऐसा यूनिट नहीं होता है। ऐसा यूनिट नहीं होता है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इसमें केजी में। तो पहले क्या करेंगे? पहले गिवन लिखेंगे। ऊपर का डाटा को मैं इरेज करता हूँ। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। अगर नहीं लिखेंगे वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर इरेज करें ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिले सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ पे है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोग पहले सॉल्व किए होंगे, उसके बाद ही लेक्चर को अटेंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जिससे नहीं बन रहा क्वेश्चन, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 देखें, ताकि आपको फॉर्मूला सब रिवाइज हो, इससे आप क्वेश्चन बना सकें। गिवन में क्या है? मास ऑफ टॉय कार। चलिए गिवन लिखेंगे। मास ऑफ टॉय कार कितना दिया हुआ है?
200 ग्राम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 200 डिवाइडेड बाई 1000, 2 0 कैंसिल हुआ तो 2/10। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, जैसे भी कितना आया केजी, मैं इसे ही रखता हूँ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इस बार वेलोसिटी भी दिया हुआ है, स्पीड को वेलोसिटी मान के चल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ कार बराबर 18 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम यानी कि पी, शॉर्ट में निकला पी बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। पी निकालना है, मास कितना है, मास निकाल के आया 2/10 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 18 मीटर पर सेकेंड, ये केजी में। इससे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1/5 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 केजी मीटर पर सेकेंड, यही आ रहा है इसका वेलोसिटी, सॉरी मोमेंटम से क्या निकल के आ रहा 18/5 केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि राइट है, हमारा आंसर भी क्या है, राइट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अगर इसको कटने के लिए तो काट सकते, नहीं कट रहा तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे हट जाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, लेकिन एक कह सकते हैं एक ठगने वाला सवाल है, मतलब किसी को भी आराम से ठगा जा सकता है, मतलब किसी का भी ये सवाल गलत हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, आप बॉडी में पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, किसी को नहीं दिख रहा तो पढ़ करके भी मैं पढ़ रहा हूँ, उसको आप सुन सकते हैं। होता है क्या, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, होता है किसी वस्तु को, जैसे ये पेन है कोई वस्तु, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया वर्टिकली, सीधा डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंका गया, ना कि हॉरिजॉन्टली फेंका, ऐसे करके नहीं फेंका, ऊपर की तरफ उछाला गया, वर्टिकली फेंका गया, होता है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। उसके बाद क्या बोलता है, कैलकुलेट्स इट्स मोमेंटम, यहाँ मोमेंटम लिखा हुआ है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्या बोला, इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना हाईएस्ट पॉइंट। जैसे मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति यहाँ पे ज़मीन पे है, कोई व्यक्ति, ठीक है, इसने क्या किया, थोड़ा देर बाद इसका मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ, इसको पत्थर लिया हाथ में, ऊपर की तरफ फेंक दिया, कुछ हाइट तक गया, इसका मास कुछ होगा, एम मास होगा, मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर लेके मास का ऊपर की तरफ फेंक दिया, इसका मास एम मान के चले, ठीक है। इधर फेंका, एक ऐसा समय आया होगा जितना ये वेलोसिटी दिया होगा, एक ऐसा समय आया होगा जो वो रुक गया होगा, फिर वापस नीचे आया होगा, क्योंकि यदि हम किसी वस्तु को अपनी फोर्स, अपने हाथ द्वारा फोर्स लगा के ऊपर उसको भेजते हैं, वह एयर प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करते हुए जाता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा द्वारा लगाया गया फोर्स कम पड़ जाएगा उस दोनों फोर्स के बराबर करते हुए, तो वो बॉडी रुक जाता है। जैसे ही रुकता है वहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ आना पड़ता है, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को खींचता है, वापस नीचे की तरफ आता है। मैं मानता हूँ इसका हाईएस्ट पॉइंट एच हाइट तक गया होगा, और ये रुक करके वापस फिर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया होगा। इसका मास में कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे बोल रहा हूँ मोमेंटम निकालने के लिए, हाईएस्ट पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, जहाँ से रुक करके वापस आया होगा। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है मान लेते हैं हम ए क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यानी ए पॉइंट पे इस वस्तु का वेलोसिटी क्या होगा, 0। हमको क्या बोला क्वेश्चन में कि हाईएस्ट पॉइंट पर इन मोमेंटम निकालना, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इसका मास मान ले, इसमें गिवन नहीं पता तो लेट कर लेंगे, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर एम केजी, मान लिए एम केजी इसका मास, ठीक है। और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर रुका होगा, रुक के वापस फिर से आया होगा, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसका क्या निकालना है, मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, एम इंटू वी होता है। पी बराबर क्या निकल जाएगा, मास कितना है, एम केजी माने हैं, ठीक है, एम केजी या एक्स केजी मान लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला में एम है इसलिए मैं एक्स केजी मान लेता हूँ, एक्स केजी मास है। वेलोसिटी 0, आपको पता है किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही जाता है, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या निकल के आया, 0 मीटर 0 केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, ये समझना था, ठीक है। ऐसे बाकी बच्चे लोग ट्राई करते रहेंगे, ना मास दिया हुआ है ना वेलोसिटी दिया हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इसका थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं से हटा देता हूँ, ठीक है, पॉज करो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको लिख चुके होंगे, मैं इसको एरेज करता हूँ।
और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि फोर्स का डिफिनेशन में हम लोग वायलेंस फोर्स, अनवायलेंस फोर्स को डिस्कस करेंगे और नेट फोर्स। आज 3 टॉपिक पढ़ेंगे, वायलेंस फोर्स, अनवायलेंस फोर्स और नेट फोर्स। इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद स्लाइड में लिख करके लाऊंगा ताकि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा नहीं हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लेक्चर सही से किए होंगे और पहला लेक्चर अटेम्प्ट करके ही दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। अगर नहीं किए हैं तो पहला लेक्चर को भी अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही दूसरा लेक्चर कीजिए। यदि आपको मास और फोर्स में, मास और वेट में डिफरेंस पता करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला, उसको भी देखिए, तब जाकर के इस वीडियो को अटेम्प्ट करें। और सारा क्वेश्चन जो मैंने कराया है, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट जरूर करें, खुद से ट्राई करना जरूरी है। एक बार खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है तब लेक्चर देखिए। और क्वालिटी थोड़ा सा ब्लर भी जा सकता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड लिखने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर से आता हूँ। उसको मैंने अगला टॉपिक लिख के लाया नेट फोर्स के बारे में। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा कैमरा को जूम करो, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया, एक्सप्लेन करते हैं। नेट फोर्स होता क्या है, या रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ही बोलते हैं। बोल रहा क्या, अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सीलरेशन एज प्रोड्यूस बाय अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एट अ टाइम। ठीक है, दैट अ सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल दीज फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली। क्या मतलब हुआ, अंग्रेजी लिखा हुआ है। बोल रहा कि यदि कोई एक सिंगल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वही नंबर ऑफ फोर्स मिलकर के उतना ही एक्सीलरेशन अगर प्रोड्यूस करे, वो जो सिंगल फोर्स होगा वो नंबर ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। इसी को नेट फोर्स ही बोलते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में एक व्यक्ति अकेला जो है इस एम मास के वस्तु को ढकेल करके एक्स मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल कराया। ठीक है, वहीं पे दो व्यक्ति मिल करके ही उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करा पाया। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक केस में जो व्यक्ति है, एक केस में जो व्यक्ति है वो जो फोर्स लगाया वो इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है। मतलब फोर्स इन केस ए इज रिजल्टेंट ऑफ दैट इन केस बी। क्या मतलब हुआ कि ये जो फोर्स जो केस ए में लगा रहा कोई व्यक्ति है, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम होगा, ठीक है, वो जो अकेला ही फोर्स लगा करके एक्स मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करवा दिया। यहाँ पे दो व्यक्ति मिल करके तब जाकर उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया। इसका मतलब ये जो फोर्स लगाया ये दोनों को बराबर लगा पाया कर ले। वही तो नेट फोर्स का मतलब ये हुआ ना। एक सिंगल फोर्स यदि नंबर ऑफ फोर्स की बराबरी कर लो, उसको नेट फोर्स बोलते हैं। अ सिंगल फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सीलरेशन एज द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब एक ही सिंगल फोर्स एक ही साथ, सिंगल फोर्स एक ही साथ जो है, एक सिंगल फोर्स एक ही साथ बहुत सारा फोर्स का बराबरी कर लो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेट फोर्स बोलते हैं या रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब होता है तुरंत। ऐसा नहीं कि एक फोर्स ये आज लगाया ये तो अगला जाकर कल लगाएगा, एक ही समय पे लगाना पड़ेगा फोर्स, तब होगा नेट फोर्स, नहीं तो नहीं कहलाएगा नेट फोर्स। मतलब कि अगर इसमें दो व्यक्ति में से मान लीजिए मिस्टर एम, मिस्टर जो है वाई या मिस्टर जेड इसका नाम है, ठीक है, इसका मिस्टर टी नाम है, कुछ नाम होगा, ठीक है। तो मिस्टर वाई जो फोर्स लगा रहा आज ही लगाया, उसी समय पे जेड को भी लगाना पड़ेगा, तब इसका रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। साइमल्टेनियसली वर्ड का ही मतलब होता है एट अ टाइम, यहाँ मैंने लिख भी दिया, मतलब एक ही समय पे तुरंत। ठीक है, अ सिंगल फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सीलरेशन एज द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, इस फोर्स को रिजल्ट नेट फोर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। पॉज करना, चल बढ़ते हैं वायलेंस फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद अनवायलेंस फोर्स। दोनों के ही साथ एक ही स्लाइड पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है वीडियो। वायलेंस फोर्स होता क्या है, वायलेंस फोर्स ऐसा फोर्स, जब वायलेंस फोर्स जब भी बात होगा तो कम से कम दो फोर्स की बात होगा। वायलेंस फोर्स जब भी होगा बात दो फोर्स, एक या एक से अधिक फोर्स यदि किसी वस्तु पे लग करके, किसी वस्तु पे लग करके कोई भी एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलेंगे, वायलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, one or more than one forces acting on a body produces no acceleration, then it is called violence force। मतलब कोई एक वस्तु यहाँ पे एक रखा हुआ, एक चीज याद रखिएगा, वायलेंस फोर्स में जो फोर्सेस लगता है अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है वस्तु का, या फिर से कोई दीवार इसको मैं धक्का दे रहा हूँ, वायलेंस फोर्स लगा रहे हैं, क्या कि इसमें जितना फोर्स लगा रहा है वो भी उतना ही लगा रहा, धक्का सक नहीं रहा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं रहा, तो वायलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो वायलेंस फोर्स का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वायलेंस फोर्स ये क्या सब कर सकता है, जरा इसका चर्चा भी करेंगे।
व्हेन, इसमें क्या लिख रहे हैं, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सीलरेशन, no acceleration in it, then it is called violence force। क्या बोले, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रखा हुआ है, इसे कोई 10 kg का होगा, 50 मान लो 100 kg का, ठीक है, इधर से कोई 10 न्यूटन की फोर्स इस पर या 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, इधर से भी कोई व्यक्ति आया 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, उतना ही न्यूटन का लगाया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, दोनों साइड से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, इसका नेट फोर्स निकालेंगे, मतलब नेट फोर्स तो तब निकलेगा जब फोर्स में कोई डिफरेंस होगा, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, तो दोनों में माइनस करके नेट फोर्स निकलेगा। ऐसे एक केस में अगर फोर्स मान लीजिए, एक केस था पिछले के साइड में, एक केस में मान लीजिए व्यक्ति जो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, ठीक है, बी केस में एक तो व्यक्ति 50 न्यूटन का 40 न्यूटन का लगा रहा था, एक तो 60 न्यूटन का लगा रहा था, दोनों मिला करके तब नहीं इसका रिजल्टेंट पूछ रहा था। अगर नेट फोर्स निकालना है, इस दोनों सम के बराबर होगा, सेम यहाँ बात है, अगर नेट फोर्स निकालना है तो इसको देखिए, नेट फोर्स यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, बाइलेंस फोर्स बोलेंगे। बाइलेंस फोर्स इसको क्या बोले, और एक ही साथ लगना चाहिए, साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक ही साथ लगना चाहिए। व्हेन टू और मोर फोर्सेस, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए सुन करके, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सीलरेशन इन इट, देन इट इज कॉल्ड एज बाइलेंस फोर्स। जब दो से अधिक फोर्सेस एक ही समय पे एक वस्तु पे लगे और कोई एक्सीलरेशन, उसमें कोई भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ना करे, उसको क्या बोलेंगे, बाइलेंस फोर्स बोलेंगे। बाइलेंस फोर्स क्या कर सकता है, इस केस में क्या होगा, इस केस में एक पॉइंट क्या लिखेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0 हुआ। और एक चीज क्या, ये बाइलेंस फोर्स क्या कर सकता है, अगर बाइलेंस फोर्स तीव्र गति का हो, ये क्या कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि ये वस्तु है, इस पर हम बाइलेंस फोर्स दोनों साइड से इतने न्यूटन का फोर्स लगा, इसका देखिए शेप में परिवर्तन आ रहा है, तो शेप और साइज में परिवर्तन कर सकता है। तो बाइलेंस फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज को परिवर्तन कर सकता है। एक पॉइंट और क्या लिखेंगे, इट कैन मतलब बाइलेंस फोर्स कैन, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो क्या कर सकता है, शेप और साइज किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या करता है, किसी वस्तु ऑब्जेक्ट की वस्तु को शेप और साइज को चेंज कर देता है, सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग। मतलब डिफॉर्म मतलब जो शेप साइज था उसको नया आकृति दे देता है चेंज करके। जैसे कहीं टक्कर होती है गाड़ी सबकी, क्या होती है, उसमें बाइलेंस फोर्स अगर एक्ट करता है तो उसका गाड़ी चुरा जाता है, उसका मुंह परिवर्तन आ जाता है। या फिर आप किसी बैलून के लीजिए प्रेस कीजिए, उसके शेप और साइज को चेंज कर रहे हैं, डिफॉर्म अलग शेप दे रहे हैं, डिफॉर्मिंग फॉर्स, इसलिए इसको बोलते हैं। कॉलगेट सुबह प्रेस करते हैं, बाइलेंस फोर्स लगता है दोनों हाथ की तरफ से, तब वो अगर उसका टिप को यदि खोल दे मुंह को, तब जाके कॉलगेट बाहर निकलता है, नहीं खोलेंगे तो नहीं निकलेगा, सिर्फ दब करके रह जाएगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स इसीलिए बोलते हैं। तो मैं साइड जाता हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका फिर से स्क्रीन पर मोबाइल को खींचूँ आगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। बाइलेंस फोर्स होता क्या है, तो लिखिए क्या है, जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी एक ही वस्तु पर एक ही साथ लगे और कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ना करे, तो बाइलेंस फोर्स उसको बोलते हैं। और ये क्या, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि दोनों साइड से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा, तो नेट फोर्स दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, 0 होगा। और क्या कर सकता है, ये जो है किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। एक बात और याद रखिएगा, कि किसी भी वस्तु में कभी भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंडिकेट करते हुए, it can't produce या it
It can never produce acceleration. Acceleration in body. या किसी भी वस्तु में कभी भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हम लोग बोल सकते हैं या ऐसा फोर्स, इसकी इतना क्षमता ही, इसकी औकात ही नहीं है कि किसी वस्तु में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, जब इस पे नेट फोर्स लगता है जीरो लगता है, नेट फोर्स जीरो लगता है, इसलिए इसमें किसी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बस ये ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। मैंने जब फोर्स का डिफिनेशन लिखा रहा था उसमें एक इफेक्ट ऑफ फोर्स में एक पॉइंट दिखाया था कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो यही फोर्स है, बैलेंस फोर्स, ये जो शेप और साइज किसी ऑब्जेक्ट की परिवर्तन कर सकता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अनबैलेंस फोर्स की तरफ। वो आसान है और बहुत ही छोटा है। अनबैलेंस फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अनबैलेंस फोर्स होता है क्या? अब जहाँ बैलेंस फोर्स में क्या पढ़े, दो या दो से अधिक फोर्स लग करके करता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से वहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से अधिक फोर्स अगर लगेगा उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे उसको अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि बैलेंस नहीं बना पाया तो अनबैलेंस फोर्स को बोलते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग करके एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करते क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। इसका डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन वन और मोर, एक भी हो सकता है इसमें, वन और मोर फोर्सेस एक्टिंग on a body produce acceleration in body, then that force is called अनबैलेंस फोर्स। क्या मैंने बताया, जैसे कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इसका m मास है, इस पे कोई व्यक्ति इधर से आया, F फोर्स इस पे लगा दिया और ये घुरक करके यहाँ चला आया, ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके, x मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ तक चला आया, इसमें एक्सीलरेशन तो प्रोड्यूस हो गया, इसमें क्या हुआ, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा, व्हेन वन और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स को बोलेंगे जब एक या एक से अधिक फोर्स भी लग सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर लग करके, इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करा तो क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। इसमें क्या लिख सकते हैं, इट कैन प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन इन बॉडी, इट कैन produce acceleration in body, ये किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। सिर्फ यही एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। और बाकी अदर टाइप का आप लोग फोर्स का नाम जानते हैं, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सब इसी में आता है। जिसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा सब आएगा अनबैलेंस फोर्स में। और ये दोनों किसके अंतर्गत आता है, ये दोनों आता है कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत, मतलब बिना संपर्क में ये फोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है, बिना संपर्क में। जैसे मैं इस पे हाथ पे मार्कर कर रख रहा हूँ, इस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये आगे की तरफ खिसक रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन। इधर से भी फोर्स लगा, इधर से लगा, ये खिसक नहीं रहा, इसका मतलब क्या, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जीरो अर्थ बैलेंस फोर्स लग रहा है। यदि एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तब क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। या फिर दोनों डायरेक्शन में भी फोर्स यहाँ पे लग सकता है, डायरेक्शन क्या है यहाँ पे फिक्स नहीं है, दोनों डायरेक्शन भी लग सकता है। अगर मैग्नीट्यूड अलग हो तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि इस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया
ठीक है, इधर से कोई 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, दोनों डायरेक्शन से तो फोर्स लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, ये ज्यादा है, तो इसके 10 न्यूटन को पहले न्यूट्रलाइज करते हुए तब ये क्या करेगा, इसकी वस्तु को इस तरफ की तरफ घसीटते हुए आगे बढ़ा देगा इसको, एम मास का वस्तु है तो, ठीक है। जैसे ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 20 न्यूटन का लगा रहा है, दोनों डायरेक्शन से लग रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता किसी डायरेक्शन से लग रहा है, ऊपर से भी लग सकता है, ऊपर से मान लीजिए कोई आ गया 30 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए, ये नीचे की तरफ खसका देगा दोनों को फोर्स न्यूट्रलाइज करते हुए, वो डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है, इसमें क्या हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन फोर्स लग सकता है। आप लोग इसका स्क्रीन पर ले लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखें और लेक्चर नंबर 1 देख करके तभी इस लेक्चर को अटेंड करें, ताकि आपको सवाल बनाने में आसानी हो। और अगला लेक्चर जो आएगा 4 से 5 दिन का डिले होगा, क्योंकि आपको भरपूर समय मिलेगा करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाइएगा चैप्टर का। अगला टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की चर्चा करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की चर्चा करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि पहले गैलीलियो एक्सपेरिमेंट को इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का ही कॉपी करके न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया गया है, तो उसको चर्चा करने के लिए अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, और वीडियो क्लियर से नहीं दिखता है तो लैंग्वेज सुन करके भी आप लिख सकते हैं, आप चाहेंगे करने के लिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसे करना मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, इस तरह से करना, पहले लेक्चर अटेम्प्ट करना, उसके बाद आपको इसको हर एक नोट्स को लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर रिवाइज करना है, तो बुक पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर कुछ भी समझ में आया, थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस फॉर नेक्स्ट टाइम।